चाहिए, हमारा वोट पार्लियामेंट में किसको मिलना चाहिए, हमारा वोट रियासत में किसको मिलना चाहिए, हमारा वोट कॉर्पोरेशन में किसको मिलना चाहिए। ये तीनों चीज़ों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। काउंसिलर को वोट देने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो आपका लोकल है कि नहीं, आपके बीच रहता है कि नहीं, आपका उन तक पहुँच है कि नहीं। एमएलए भी ऑलमोस्ट आस-पास का हो तो बेहतर होता है, जो आपके दरमियान रहे। लेकिन पार्लियामेंट में आपको एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा एमपी भेजना होगा जो आपके लिए वहाँ आपके मसले पर आपके लिए लड़ाई लड़े, आपके मसले पर वहाँ से वॉकआउट करके बाहर नहीं आ जाए। हम उनको पार्लियामेंट में वॉकआउट करके निकलने के लिए नहीं भेजते हैं। हम उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं कि वो पार्लियामेंट में हमारे मसाइल पर लड़ाई लड़ें। अगर हमारे खिलाफ कोई वोटिंग हो रही है तो उसमें वो हिस्सा लें और उस वोटिंग में उनको शिकस्त देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप वोटिंग में शिकस्त देने की कोशिश नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करके अगर आप पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से जो पोजीशंस हैं इंडिया में, काफ़ी सारे जो डेटा हैं, शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथन मिश्रा जी की रिपोर्ट है, काफ़ी निचले स्तर पर जो है तालीमी एतबार से कह लें, फाइनेंशियली हर तरह से जो है स्टेटस वाइज जो है डाउन है। और कहीं न कहीं जो देखा जाता है, तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ जो खुद को कहती है कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं या उनकी हिमायत में हैं, लेकिन जब इलेक्शंस आता है तो रिप्रेजेंटेशन के वक़्त जो है उन्हें हटा दिया जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है कम कर दिया जाता है कहीं न कहीं। जिन-जिन असेंबलीज़ में अगर मुस्लिम्स की तादाद है तो उन जगहों को डिलिमिटेशंस के ज़रिए जो है शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी में बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है या किसी और को हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं इन सब चीज़ों को बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आबादी के लिहाज से हमारी इस मुल्क में जो हैसियत है, जो मुकाम है, इस मुल्क का कोई भी सियासी पार्टी हमें हिस्सेदारी देने में फ़राग़दिली नहीं दिखाती। आपके वालिद मरहूम जनाब कलीमुद्दीन शम्स साहब मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के फूड कॉर्पोरेशन के। उनकी काफ़ी दूरअंदेशी रहती थी ख़ास तौर पर। वो अपनी स्पीचेस में कहा करते थे कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को बहुत वो जगाने की कोशिश करते थे। क्या वो विज़न रहता है सर जो कभी आपके साथ जो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई होंगी, बहुत सारी इश्यूज़ को लेकर। आज जो है आज के वक़्त में जो कम्युनिटी के जो तमाम यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको इन सब चीज़ों को लेकर के किन सब चीज़ों को लेकर के जो फ़िक्रमंद होनी चाहिए, तो वो कहा करते थे सर? ये आखिरी सवाल सर मेरा। मेरे वालिद मरहूम जनाब कलीमुद्दीन शम्स बहुत दूरअंदेश थे और ये उनकी दूरअंदेशी थी जो ये कहते थे कि इस्लाम खतरे में है। आज से 30, 35, 40 साल पहले जो बात उन्होंने कही थी, अगर उस ज़माने के कुछ लोग अभी भी ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें हयात में रखे, आप उनसे मिलेंगे, इलाके के बुज़ुर्गों से अगर मिलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त जो बात कलीमुद्दीन शम्स ने कही थी, वो बात आज सही साबित हो रही है। वाक़ई इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में इसलिए है कि इस्लाम के बच्चों के हाथों में पार्टी के झंडे थमा दिए गए। इस्लाम खतरे इसलिए में है कि इस्लाम के बच्चों को मदरसों की तरफ जाने से रोका जा रहा है, उन्हें पार्टी ऑफिस की तरफ भेजा जा रहा है। इस्लाम खतरे इसलिए है पूरे मुल्क में कि आज हम मस्जिद से बाहर नमाज अदा नहीं कर सकते। कादों से माफ़ी चाहते सर। पुलिस जो है नमाज की हालत में, सजदे की हालत में लात से पीछे मार रही है। तो इस मुल्क की सूरत हाल, इस मुल्क के मुसलमानों की सूरत हाल उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक यहाँ के नौजवान पार्टी का झंडा छोड़कर इस्लाम का झंडा हाथ में नहीं थामेंगे। और कोई नहीं बचा सकता इस्लाम को। बातें बहुत बड़ी-बड़ी की जाती है कि डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, लेकिन जब इलाकों को जब देखा जाता है पॉपुलेशंस वाइज़ कह लें या फिर कह लें कि आप इलाके के डेवलपमेंट वाइज़ कह लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है दिखता है ख़ास तौर पर मुसलमान इलाकों को लेकर और नॉन मुस्लिम्स इलाकों को लेकर कंपैरिज़न की जाती है। तो हर तरह से तालीमी एतबार से स्कूल्स का निज़ाम देख लें, हर तरह से इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों रहता है सर? जबकि कई सारे मुस्लिम्स पॉलिटिशियंस भी इन जगहों से जीत कर आते हैं। क्या क्या विज़न में क्या प्रॉब्लम रह जाता है सर? वोटर से लेकर कॉर्पोरेशन से लेकर असेंबली तक मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है, चाहे वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो मुसलमानों का वोटर हो, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। गुड इवनिंग, आदाब। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। नाज़रीन, आप तमाम हज़रात जानते हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस जो है चल रहा है और इस चुनावी सरगर्मियों में जो है 5वें चरण की जो है चुनाव अब तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले कल जो है छठे चरण का चुनाव होने जा रहा है।
और इस सिलसिले में दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम अलग अलग पर्सनालिटी से मिल रही है और चुनावी मुद्दों पर जो है उनके ख़यालात जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आज इसी सिलसिले में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आई है डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब के पास। मैं आपको इनका तारुफ दे दूं कि डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब जो हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और फिलांथ्रोपिस्ट हैं और डॉक्टर्स पेशे से डॉक्टर हैं और खुलकर जो है तमाम जो है सियासी इश्यूज़ कह लें या सोशल इश्यूज़ कह लें, तमाम चीज़ों पर जो है खुलकर अपनी राय को जो बेबाकी से रखते हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू। डॉक्टर साहब, चूँकि चुनाव का माहौल है और जिस तरीके से जो है हर पार्टियाँ, हर सियासी पार्टियाँ जो है अपने अपने प्रचार में लगी हुई है, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है सर? क्या उनके जहन में क्या है सर, जिस तरीके से जो पिछले 10 सालों से जो उनके साथ जो चीज़ें हुई? ऐसा है इकबाल साहब के गुज़िश्ता 10-12 सालों से मुसलमान जिन हालात का सामना कर रहे हैं और जिस तरह की जुल्म व ज़्यादती मुसलमानों ने 10 सालों में बर्दाश्त किया है, उन मुसलमानों के लिए ये एक सुनहरा मौका है 2024 कि वो अपने फ़ैसले से, अपने वोट से एक तारीख़ रकम करते हुए इस मुल्क से बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश वो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद एक ऐसा मौका आया है कि ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क की अपोजिशन पार्टियां राहुल गांधी के पुकार पे एक प्लेटफॉर्म पे आई हैं और एक छतरी के नीचे इस मुल्क से फाशिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए कमर बस्ता हुई है। इसका फ़ायदा हम सबों को पहुंचने वाला है और ख़ास करके मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास करना होगा कि इस इलेक्शन में जब उन्हें एक अच्छी अपोजिशन मिल रही है, एक ऐसी पार्टी या इत्तेहाद सामने आया है, इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के नाम पे, जो आपके लिए लड़ने को तैयार है और जिसने पूरे मुल्क में एक ऐसा असर तो छोड़ा ही है और लोगों के जहन को बनाने में कामयाबी हासिल किया है कि बीजेपी अनबीटेबल नहीं है, उसे बीट किया जा सकता है। और इस चैलेंज को जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोगों ने कबूल किया है, उससे हमारी इस मुल्क के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। मुसलमानों को इस बार किसी तरह का कोई चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने दो ही ऑप्शन है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस आज 5 चरणों के इंतखाब के बाद आप ये कह सकते हैं कि 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो हमारे जैसे लाखों करोड़ों वोटर्स को अचंभा नहीं होना चाहिए
ये रिज़ल्ट देखकर कि इंडिया अलायंस की गठबंधन ने इस मुल्क से बीजेपी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया है। हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हम वोट देने के मामले में मुंतशिर हो जाते हैं। बाकी सब मामलों में हम मुत्तहिद रहते हैं, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आता है, वोट देने की बात आती है, जब पार्टी चॉइस करने की बात आती है, जब कैंडिडेट चॉइस करने का बात आता है, तो हम मुंतशिर हो जाते हैं। लेकिन ये गलती जो हमने हमेशा किया है, और हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक इस मुल्क में बीजेपी ने अपना कदम जमाने में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा बीइंग ए वोटर, बीइंग ए मुस्लिम, मैं अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपनी बहनों से और अपनी माँओं से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपके हाथ में एक मौका आया है कि आप अपने वोट से इस बार इस मुल्क से बीजेपी और उनकी फासिस्ट ताकतों को ख़त्म कर सकते हैं। इसे आप अपने हाथ से न गंवाइए, इसे हाथ से न जाने दीजिए। सर, लेकिन जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं और बीजेपी की जो पूरी टीम है, जो जिस तरीके से चुनाव को वो लड़ती है, जंग के मैदान के जैसे जो लड़ती है, कहीं न कहीं वो जिस तरीके से जो क्लेम कर रही है कि अब की बार 400 पार, और एक स्ट्रॉन्ग क्लेम काफ़ी करते आ रही है हर जगहों पर, ऑपोजिशंस को तोड़ने की कोशिश करती है। क्या लगता है सर, ये तमाम चीज़ें फैक्टर कितना जो है इस चुनाव पर ये फैक्टर्स काम करने वाली हैं? देखिए, अपोजिशन जो लोग अलायंस के साथ हैं, उसको तोड़ने या उसके टूटने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो लोग भी इसमें आए हैं अपने हाथों पे, हथेली पे जान लेकर आए हैं और ये कसम खा कर आए हैं कि चाहे जो हो जाए, हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम इस बार बीजेपी को दिल्ली की सरकार बनाने नहीं देंगे। देखिए, जहाँ तक दावे का बात है, तो इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है इकबाल साहब के, आज के इलेक्शन में अगर कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा होता है ना, तो वो इस बात को कबूल नहीं करता है कि वो हार जाएगा। जी। क्योंकि कोई भी अगर इलेक्शन लड़ता है, कोई भी इंसान अगर जंग में उतरता है, चाहे वो जितना ही कमज़ोर हो, जीतने के लिए उतरता है। तो बीजेपी के मोदी अगर ये दावा कर रहे हैं, तो इसमें हैरान होने की बात नहीं है। अपना क्लेम करेंगे। अपना क्लेम करेंगे ही। सर, लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, कई सारे रियासतों में जो है अलायंस की गई, लेकिन ख़ास तौर पर जो है मगरबी बंगाल, कई जो बड़े-बड़े जो हैं एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, की कई बड़े-बड़े राज्यों में जो है गठबंधन की वजह से जो है बीजेपी को कई सारी सीट्स जो है गंवानी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो है बंगाल, कहा जाता था कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार जो है कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। और जिस तरीके से बंगाल में जो है एक अलायंस नहीं हो पाया रहकर भी, क्या लगता है मुसलमानों को, जिस तरीके से मुसलमान एकमुश्त होकर हर जगह वोट करते थे, उन्हें कंफ्यूज रख दिया गया? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई शुरू यूँ हुई कि राहुल गांधी जो है सो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए, लोग उनसे जुड़ते गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल यात्रा किया। उसके बाद एक माहौल बनने लगा और लोगों के अंदर ये एहसास जागने लगा कि नहीं, इस शख्स के अंदर इस मुल्क को की क़यादत करने की ताकत है, और जिसकी वजह से आस्ते आस्ते रियासत की पार्टियां, सियासी पार्टियां
राहुल गांधी के इस मुहिम में जुटने लगे। ये काफ़ी अच्छी शुरुआत थी और अभी भी अच्छी शुरुआत है। पूरे मुल्क की निगाह जो है, आपने सही कहा कि एक महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली को लेकर लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन बहुत जल्द और बहुत ही समय पर दिल्ली और महाराष्ट्र की लीडरशिप ने इसको मंजर-ए-आम पर ले आया कि हमें अगर लड़ना है, बीजेपी को अगर इस मुल्क से हटाना है, तो हमें इस इंडिया अलायंस के छतरी तले आना होगा। बंगाल एक ऐसी सरजमीन है जहां बीजेपी को हमेशा टक्कर दिया गया है, किसी की भी सरकार रही हो, किसी की भी पार्टी हो, बंगाल वालों ने हमेशा बीजेपी का मुकाबला किया है। इस बार बंगाल की वजह से पूरे मुल्क के करोड़ों अवाम जो ऑलमोस्ट ये मान चुके हैं कि आइंदा 4 जून के बाद इस मुल्क में गैर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, उनको मायूसी हुआ है। मायूसी इसलिए हुआ कि जितने लोग थे सभी लोग इंडिया अलायंस के छतरी तले बड़े खुले दिलो दिमाग से उसके तले आकर जमा हुए। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्यों ऐसा हुआ कि महज 2-4 सीटों की वजह से अपने ईगो के लिए इस रियासत की वज़ीर आला ने खुले जहन से या खुले दिलो दिमाग के साथ इस अलायंस के छतरी तले आने से इनकार कर दिया। बाद में जब हालात अच्छे होने लगे, जब उन्हें भी ये समझ में आने लगा कि हो सकता है कि राहुल गांधी की क़यादत में जो इंडिया अलायंस गठबंधन कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, इसकी सरकार बन सकती है। और यही वजह है शायद कि उन्होंने ये कभी ये कहा कि अगर इनकी सरकार बनती है तो मैं इन्हें बाहर से सपोर्ट करूंगा। फिर कहीं कहीं पे ये भी बोली हैं कि मैं सरकार में रहूंगा। फिर कभी ये भी बोलती हैं कि मैंने ही बनाया था। तो अगर आपने ही बनाया था तो पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो बंगाल में क्यों प्रॉब्लम हुआ? अगर आप 2-4 सीटें की कुर्बानी दे देते तो यहाँ भी इत्तेहाद हो जाता, और अगर यहाँ इत्तेहाद हो जाता तो मैं ज़िम्मेदारी और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि मगरबी बंगाल में इत्तेहाद अलायंस को 35+ सीटें मिल जाती, कोई नहीं रोक सकता था। सिर्फ 2-4 सीटों की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, और आपका क्या, इस मुल्क के लोगों का नुकसान हो रहा है, उस इत्तेहाद का नुकसान हो रहा है जिस इत्तेहाद को बनाने में 10-12 साल लग गए, उसका नुकसान हो रहा है। देखिए रिज़ल्ट के बाद क्या आता है। सर, एक चीज़ देखने को मिलता है कि चूँकि चुनाव आते हैं जाते हैं, मुस्लिम्स के जिस तरीके से जो पोजीशंस हैं इंडिया में, काफ़ी सारे जो डेटा हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथन मिश्रा जी की रिपोर्ट है, काफ़ी निचले स्तर पर जो है तालीमी एतबार से कह लें, फिनेंशियली हर तरह से जो है स्टेटस वाइज जो है डाउन है।
और कहीं न कहीं जो देखा जाता है, तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ जो खुद को कहती कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं या उनके हिमायत में हैं, लेकिन जब इलेक्शंस आता है तो रिप्रेजेंटेशन के वक़्त जो है उन्हें हटा दिया जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन को जो है कम कर दिया जाता है कहीं न कहीं। जिन-जिन असेंबलीज़ में अगर मुस्लिम्स की तादाद है तो उस जगहों को डिलिमिटेशंस के ज़रिए जो है सर शेड्यूल कास्ट, एससी-एसटी में बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है या किसी और को हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं इन सब चीज़ों को बहुत बुरी नज़र से देखता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आबादी के लिहाज से हमारी इस मुल्क में जो हैसियत है, जो मुकाम है, इस मुल्क का कोई भी सियासी पार्टी हमें हिस्सादारी देने में फ़राग़ दिली नहीं दिखाती। हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो, इसके लिए कई बार कोशिशें की गई, डिलिमिटेशन कर दिया गया। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों की तादाद कम है उसे तोड़ दिया गया, तोड़ के हमारे वोट को मुंतशिर कर दिया गया। आप एक चीज़ बताएं, मैं बेसिकली कॉमनल नहीं हूँ, लेकिन कौम का दर्द तो महसूस कर सकता हूँ ना। ये महसूस करने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जी, आपको फंडामेंटल राइट्स है, है आपका। नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। गैर मुस्लिम कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सियासी पार्टी का हो, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़, गैर मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान अपने इलाके से जिताकर पार्लियामेंट असेंबली में भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि यहाँ के मुसलमानों ने शायद सेकुलरिज्म की जिंदा लाश को अपने कंधे पर उठाकर रखने की जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए हम उन्हें तो जिता देते हैं, लेकिन हमारा कोई कैंडिडेट जहां हमारी आबादी नहीं है, जहां हमारे वोटर्स नहीं हैं, इस मुल्क का एक भी सियासी पार्टी ये बोल दे कि हमें उस इलाके से जिता कर ले आए, नहीं लाता। तो हम तो सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आज नहीं बरसों से इस मुल्क के मुसलमान सेकुलरिज्म की लाश को अपने कंधे पर ढोने की जिम्मेदारी उठा रखी है। हम ढो रहे हैं और आगे भी ढोएंगे, लेकिन शर्म तो उनको आनी चाहिए कि आप हमारे इलाके में गैर मुस्लिम कैंडिडेट को भेजते हो, हम आपके कैंडिडेट को जिताकर भेज देते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है, आपकी पार्टी में इतनी ताकत है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन पे इतनी गिरफ्त है कि आप किसी गैर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी मुसलमान को जिताकर आप पार्लियामेंट या असेंबली में लेकर चले आएँ? यही हाल है। सर, एक चीज़ और देखा जाता है कि बातें बहुत बड़ी-बड़ी की जाती है कि डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, लेकिन जब इलाकों को जब देखा जाता है पॉपुलेशंस वाइज़ कह लें या फिर कह लें कि आप इलाके के डेवलपमेंट वाइज़ कह लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है दिखता है, ख़ास तौर पर मुसलमान इलाकों को लेकर और नॉन मुस्लिम्स इलाकों को लेकर कंपैरिजन की जाती है। तो हर तरह से तालीमी एतबार से, स्कूल्स का निज़ाम देख लें, हर तरह से इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों रहता है सर? जबकि कई सारे मुस्लिम्स पॉलिटिशियंस भी इन जगहों से जीत कर आते हैं। क्या क्या विज़न में क्या प्रॉब्लम रह जाता है सर? वोटर से लेकर, कॉरपोरेशन से लेकर असेंबली तक मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता है, चाहे वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो मुसलमानों का वोटर हो।
उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आप देख लो आखिर इसकी क्या वजह है कि कलकत्ता में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड्स हैं। आपने बोला ना कि काम नहीं होता है। आप कभी कॉरपोरेशन चले जाओ और वहाँ जाकर देखो कि आपके इलाके के अगर 15 फाइल मिलेंगे उसको पास करने के लिए, तो दूसरे इलाके के 2 या 3 फाइल्स मिलेंगे। प्रॉब्लम वहाँ से भी शुरू होता है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है काम करने नहीं दिया जाता है, उनके प्रोजेक्ट को पास नहीं किया जाता, जिसके वजह से उन्हें फंड नहीं दिया जाता है। जब भी बोला जाए तो फंड का बहाना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। और अभी इस मुल्क के मुसलमानों के हाथों में एक मौका आया है, उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इस बार मुसलमानों को आर या पार की लड़ाई लड़ना होगा अपने वोट के ज़रिए। वो कैसे लड़ सकते हैं? अपना वोट, अपने इलाके का वोट, अपने घर वालों का वोट, अपने महल्ले का वोट सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जाए। इस चीज़ की गारंटी लेनी होगी मुसलमानों को। अगर मुसलमानों ने इस बात की कोशिश नहीं की और गारंटी नहीं ली, तो कल को कोई मुसलमान ये ना कहे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। आपके पास फैसला बदलने की ताकत है, लेकिन यह है कि आपको किसी एक कैंडिडेट के हक़ में आपको वोट करना होगा। अगर आपने किसी एक कैंडिडेट के हक़ में वोट नहीं करके अपने वोट को मुंतशिर कर दिया, तो आपका सीट भी जाएगा। और जो ताकतें हैं जो आपको कमज़ोर करना चाहती हैं, उनके अंदर ये खुशी की लहर भी आएगी कि ये लोग आज भी मुंतशिर हैं, ये लोग आज भी इत्तेहाद नहीं हुए, इनको नहीं मालूम कि किनको वोट देना चाहिए और किनको वोट नहीं देना चाहिए। हमारा वोट पार्लियामेंट में किसको मिलना चाहिए, हमारा वोट रियासत में किसको मिलना चाहिए, हमारा वोट कॉरपोरेशन में किसको मिलना चाहिए, ये तीनों चीज़ों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। काउंसिलर को वोट देने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो आपका लोकल है कि नहीं, आपके बीच रहता है कि नहीं, आपका उन तक पहुंच है कि नहीं। एमएलए भी ऑलमोस्ट आसपास का हो तो बेहतर होता है, जो आपके दरमियान रहे। लेकिन पार्लियामेंट में आपको एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा एमपी भेजना होगा जो आपके लिए वहाँ आपके मसले पर आपके लिए लड़ाई लड़े, आपके मसले पर वहाँ से वॉकआउट करके बाहर नहीं आ जाए। हम उनको पार्लियामेंट में वॉकआउट करके निकलने के लिए नहीं भेजते हैं, हम उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं कि वो पार्लियामेंट में हमारे मसाइल पर लड़ाई लड़ें। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई वोटिंग हो रही है तो उसमें वो हिस्सा लें और उस वोटिंग में उनको शिकस्त देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप वोटिंग में शिकस्त देने की कोशिश नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करके अगर आप पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डबल तरीके से नुकसान हाँ। करते हैं आप, अपना तो वोट देते हैं और एक कैंडिडेट कम भी कर देते हैं एक तरीके से। हमें भाई पार्लियामेंट में ऐसे उम्मीदवार को भेजना चाहिए पार्लियामेंट में जी, जो वहाँ जाके आवाज़ उठाए, दिल्ली में। हाथ ना उठाए। हाथ उठाने वाले लोगों को पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आवाज़ उठा सकते हैं उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए।
और ये फैसला यहाँ के वोटर्स करेंगे। इस लोकसभा चुनाव से। हाँ, कि कौन उनके लिए आवाज़ उठा सकता है या किसने उनके लिए जैसे 5 सालों तक आवाज़ उठाया है। हमारे एमपी कितना दिन पार्लियामेंट में गए, कितनी बार वो वॉकआउट करके बाहर आए हैं। सिर्फ इस इलाके के नहीं, पूरे रियासत की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की बात कर पूरे रहे मुल्क की बात कर रहे हैं। हैं। ये देखना होगा पार्लियामेंट के लिए वोटिंग करने से। अब एक जनरल बता रहे कि एक हाँ। एमपी हम सेलेक्ट करते हैं उनके में क्या क्या चीज़ों को देखना बिल्कुल जरूरी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ एक ऐसे हाउस के लिए वोट दे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं, जहाँ से ही सब कुछ, सब कानून बनते हैं, जीत हार सभी होती है, फैसले लेकिन होते हैं। वॉकआउट क्या मतलब बनता हाँ। है? अटेंडेंस नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि आप एक शख्स पे 3-3 4-4 जिम्मेदारियां दे देंगे तो वो किसी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभा पाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये है। सर एक अहम बात, चूँकि आपके वालिद मरहूम जनाब कलीमुद्दीन शम्स साहब मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के फूड कॉरपोरेशन के, उनकी काफ़ी दूरअंदेशी रहती थी। ख़ास तौर पर वो अपने स्पीचेस में कहा करते थे कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को बहुत वो जगाने की कोशिश करते थे। क्या वो विज़न रहता सर, जो कभी आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चे हुए होंगे, बहुत सारे इश्यूज़ के लेकर। आज जो है, आज के वक्त में जो कम्युनिटी के जो तमाम यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको इन सब चीज़ों को लेकर के, किन सब चीज़ों को लेकर के जो फ़िक्रमंद होनी चाहिए, जो वो कहा करते थे सर? ये आखिरी सवाल सर ये है। मेरे वालिद मरहूम जनाब कलीमुद्दीन शम्स बहुत दूरअंदेश थे, और ये उनकी दूरअंदेशी थी जो ये कहते थे कि इस्लाम ख़तरे में है। आज से 30, 35, 40 साल पहले जो बात उन्होंने कही थी, अगर उस ज़माने के कुछ लोग अभी भी ज़िंदा हैं, अल्लाह उन्हें हयात में रखे, आप उनसे मिलेंगे, इलाके के बुज़ुर्गों से अगर मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त जो बात कलीमुद्दीन शम्स ने कही थी वो बात आज सही साबित हो रही है। वाकई इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में इसलिए है कि इस्लाम के बच्चों के हाथों में पार्टी के झंडे थमा दिए गए। इस्लाम खतरे इसलिए में है कि इस्लाम के बच्चों को मदरसों की तरफ जाने से रोका जा रहा है, उन्हें पार्टी ऑफिस की तरफ भेजा जा रहा है। इस्लाम खतरे इसलिए है पूरे मुल्क में कि आज हम मस्जिद से बाहर नमाज अदा नहीं कर सकते। हाथों से मार दिया जाता सर। पुलिस जो है नमाज की हालत में, सजदे की हालत में लात से पीछे मार रही है। तो इस मुल्क की सूरत हाल, इस मुल्क के मुसलमानों की सूरत हाल उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक यहाँ के नौजवान पार्टी का झंडा छोड़कर इस्लाम का झंडा हाथ में नहीं थामेंगे। और कोई नहीं बचा सकता है इस्लाम को। हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल ही इस्लाम को बचा सकते हैं। वो नौनिहाल जो लोग मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये सबों को मालूम है कि इस्लाम अगर ज़िंदा है, उर्दू अगर ज़िंदा है तो मदरसों की वजह से ज़िंदा है। इसलिए मदारिस को बंद किए जा रहे हैं। मदारिस, हाँ, ख़त्म किया जा उर्दू स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है, मदारिस को बंद किए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को मदरसों की तरफ जाने से रोका जा रहा है। तो बड़े बड़े शख्सियत जो है मदरसों से तालीम हासिल की है, बिल्कुल इस्लाम की तालीम बिल्कुल हासिल की, दुनियावी तालीम हासिल की, तमाम चीज़ों को हासिल किया, लेकिन आज जो है जो दौर चल रहा है मदरसों की तरफ एकदम ही रुझान को ख़त्म कर देने हाँ, की कोशिश बिल्कुल की जा ख़त्म रही कर है। दिया गया। बेसिक चीज़ों को ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसको मजबूती से इस पर काम करने की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने मसाजिद और मदारिस को आबाद करने की ज़रूरत है। यही दो जगह ऐसी हैं
जहाँ से हम इस्लाम को सही तरीके से बचा सकेंगे, इस्लाम को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने नौनिहालों तक इस्लाम को पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब, जिन्होंने मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो अपनी तमाम जो राय हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ी बेबाकी से, बड़ी संजीदगी से और बड़ी पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स के साथ जो है लोगों के सामने रखते हैं। और हमारी भी कोशिश रहती है कि हमारे आवाम से जुड़ी तमाम मसाइल, कम्युनिटी से जुड़ी तमाम मसाइल जो है हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाएँ और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोग हैं समाज में, जो दानिश्वर हैं, उनकी बातों को आप तक पहुँचाएँ। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट। फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट। और भी ऐसे मेहमानों के साथ जो है हम दोबारा आपके साथ अलग एपिसोड्स के साथ लौटेंगे। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से कैमरा पर्सन नौशवा खान के साथ। थैंक यू।